2 पेन में तो बहुत इशू हो जाता था, कंफ्यूज हो जाती थी कौन सा पेन उठाऊं। मैं एक ही ब्लू पेन रखती थी। आपकी जो कॉपी है वो भरी भरी भी लगे, लेकिन ऐसे भरी ना लगे कि हाँ, बहुत कि सारा बिना मटेरियल। काम क्रिएटिविटी, मेरी राइटिंग अच्छी है और क्रिएटिविटी मैंने बहुत अच्छे से क्या किया मैनेज था? किया। मैंने फ्लो चार्ट्स में अपने आंसर्स बहुत लिखे हैं। वो सर्दी हो या गर्मी हो, उठना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ती है तो इसीलिए सुबह का टाइम निकालती थी, क्योंकि एक तो जॉब के साथ ये हो जाता है, आप पूरे थ्रू आउट द डे नहीं पढ़ सकते। आपको या तो सुबह टाइम निकालना है या शाम को टाइम निकालना है। तो मेंस की तैयारी डेडिकेटेडली मैंने फरवरी में जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद से शुरू करी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनका इंटरव्यू लगातार हम कर रहे हैं। आप लोग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनसे जो है हम पूछ रहे हैं। अभी हमारे साथ 2024 में सीटीओ की पोस्ट पर सिलेक्टेड अवंतिका सिंह मैम है, जिनका 106वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ इस पोस्ट पर। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी, स्ट्रेटजी क्या रही, सब कुछ आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ ऑलरेडी जॉब में है तो जॉब के साथ कैसे तैयारी मैनेज करती थी वो भी जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमएससी किया है हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैं फ़िलहाल 3 साल से लेक्चरर और इंचार्ज प्रिंसिपल जीजीआईसी दसौली बदायूं में वर्किंग हूँ। पीसीएस की तैयारी क्या आप वहाँ सिलेक्शन के पहले आपने की थी, या फिर आपको लगा कि नहीं वहाँ सिलेक्टेड हो गई उसके बाद से इसके बारे में सोचा? पीसीएस की तैयारी तो मैंने पहले सोचा नहीं था, पहले एजुकेशन बैकग्राउंड में ही थी। हाँ। पर जब एजुकेशन बैकग्राउंड में आई तो बहुत सारी चीज़ें देखी ग्राउंड लेवल पर। फिर थोड़ा लगा कि उस तरफ जा सकती हूँ, और फैमिली ने भी बहुत इंस्पायर किया, फ्रेंड्स ने भी बोला कि नहीं तुम करोगे, तुम में थोड़ा है कैलिबर। तो फिर उस तरफ फिर जॉब के बाद ही अप्लाई किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला कदम कब रखा था, कब से तैयारी स्टार्ट की, और 2024 का ही पहला अटेम्प्ट था क्या? हाँ, 24 का पहला अटेम्प्ट था। मैंने अराउंड नवंबर दिसंबर 2023 में सोचा था प्रिपरेशन शुरू करने की। और तब ये था कि शायद पहले प्री होना था मार्च में, लेकिन लकीली मेरे लिए तो लकी ही था कि वो खिंच गया दिसंबर तक, तो मुझे काफ़ी पीरियड मिल गया तैयारी करने का। अच्छा, तैयारी आपने की थी तो ऐसा मतलब लग रहा था कि पहली बार में ही अगर हम तैयारी करेंगे और चांसेज है कि पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जब मैंने पहला जब स्टेप उठाया तो मुझे ये लगा एटलीस्ट एक बार तो देखूंगी, देखे कि कैसा रहता है, उसके बाद सेकंड में शायद होगा, क्योंकि फर्स्ट में इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसा एग्जाम है क्या है। लेकिन स्ट्रैटेजी शायद काम कई और काफ़ी की गाइडेंस भी थी, तो जिस वजह से मेरा हर एक स्टेप सही डायरेक्शन में गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक पोस्ट मतलब मेरे हाथ में है। मीडियम क्या रहा आपका? इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, जब आपने पहला कदम उठाया तो गाइडेंस कहाँ से मिली? मतलब जैसे इसमें 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का। जो पहला स्टेप था, क्या आपने उसी की तैयारी स्टार्ट की थी, या प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करी थी? कैसे स्टार्टिंग रही आपकी? स्टार्टिंग में तो पहले मैंने जो बुक्स हैं, बुक्स फाइनलाइज करी थी कि ये बुक्स हैं, ये पढ़ना है। और प्रीलिम्स के साथ पहले मुझे ये था कि शायद मार्च में प्रीलिम्स होगा, तो मैं प्रीलिम्स मैंने पहले उठाया था। प्रीलिम्स के लिए जैसे भी पढ़ाई होती है, मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि एक बार आप गो थ्रू कर लो उसके बाद मॉक टेस्ट काम आते हैं और रिवीजन काम आता है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया, फिर मॉक टेस्ट के साथ साथ जब थोड़ा पेपर डिले हो गया था तो मुझे लगा मेंस की भी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन वो रेगुलर मैं बताऊँ शुरू में नहीं कर पाई थी, तो 1 आंसर पर डे मैं कोशिश करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं थी, क्योंकि जॉब के साथ ये लगता है भाई पहले प्रीलिम्स ही क्लियर हो जाए। तो मेंस की तैयारी डेडिकेटेडली मैंने फरवरी में जब रिजल्ट आ गया था उसके बाद से शुरू करी थी। क्या ऐसा संभव है कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो है तैयारी करना मेंस का पॉसिबल आपको लगता है, हो जाता है? क्योंकि आपने किया है तो आपको क्या लगता है कि हो जाता है, या फिर रिस्क वाला फैक्टर रहता है? हाँ, थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है टाइम इतना ज़्यादा नहीं मिला था, 4 महीने का टाइम मिला था आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन। उसके बाद मुझे ये लगा अब ये 4 महीने हैं, इसमें ही सब देना है, तो मैंने थोड़ा ऑफ़िस का काम थोड़ा साइड में रख के अपना इसको टाइम ज़्यादा दिया था। लेकिन मैं उतना सैटिस्फाइड नहीं थी अपने मेंस के आंसर से, तो मुझे लगा कि अगर मैं थोड़ा और टाइम देती शुरू-शुरू में तो मैं और और अच्छा भी होता। अच्छा पोस्ट पे आती और भी अच्छे सिलेक्शन ले सकती थी। अच्छा, तो कहीं गाइडेंस या कैसे तैयारी, कोचिंग वगैरह कहीं लिया था आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो? हाँ, तैयारी जब शुरू करी थी प्रीलिम्स की, तो मुझे लगा प्रीलिम्स के लिए मुझे बुक्स वगैरह पता हैं और पहले मैं अपना बेस बनाऊँ, उसके बाद तो कोचिंग की गाइडेंस लूँगी। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी, बस मॉक टेस्ट के लिए दृष्टि आईएएस के मॉक्स लगाए थे। पर मेंस के लिए मैंने मेंस और इंटरव्यू के लिए जय हो स्टडी
एक चैनल है, उसमें उत्कर्ष द्विवेदी सर और सूरज द्विवेदी सर के गाइडेंस से मैंने अर्जुन बैच और समर्थन बैच जो था उसमें समाधान बैच में अपना एनरोलमेंट कराया और मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि मेंस के आंसर मैं कहाँ सही लिख रही हूँ, कहाँ गलत लिख रही हूँ। मतलब आंसर आप लिख के भेजती थी, उधर चेक होते हाँ, होती थी हाँ, क्या? हाँ, कॉपी चेकिंग में उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, कहाँ मैं बुरा कर रही हूँ। अच्छा, जो आपने बताया बुक का सिलेक्शन का, तो आपने बुक का सिलेक्शन कैसे किया था? टॉपर्स का आपने वीडियो देखा था या फिर कोई गाइडेंस करने वाला था कि नहीं यही बुक आप पढ़ लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा? मैं सही बताऊँ तो मैंने आपके वीडियोस बहुत देखे थे और जितने भी टॉपर्स थे, टॉपर से ही मैंने अपनी पूरी बुक लिस्ट बनाई थी कि अच्छा ये टॉपर्स ये कॉमन बुक्स बता रहे हैं। तो वो कॉमन बुक्स लेके फिर मैंने अपनी वो बुक्स इकट्ठा करी, उनसे पढ़ा, उनसे अपना बेस बनाया, फिर जाके मॉक्स लगाने शुरू किया और रेगुलर रिवीजन किया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि टॉपर जो है मतलब फेंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आपको लगता है क्योंकि आपने प्रूव करके दिखाया कि टॉपर्स का आपने टॉपर स्टॉक देखा, जो उन्होंने बताया वो आपने फॉलो किया, उसके बाद आपका सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। आपको क्या लगता है, क्या आपने सीखा इससे? मुझे नहीं लगता, जैसे कुछ लोग बहुत जेन्युइनली बताते हैं और जो चीज़ हर एक टॉपर के में कॉमन है वो बिल्कुल, वो अच्छी बिल्कुल है, वो बिल्कुल। सच ही होगी। तो मैंने वो चीज़ें देखी और वो जो मैं अपने रूटीन के साथ इनकलकेट कर सकती थी, हुँ, मैंने वो स्ट्रैटेजी फॉलो करी क्योंकि एक तो जॉब के साथ ये हो जाता है, आप पूरे थ्रू आउट द डे नहीं पढ़ सकते। हुँ, हुँ, आपको या तो सुबह टाइम निकालना है या शाम को टाइम निकालना है। हुँ, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि सुबह मॉर्निंग आवर्स सबसे अच्छे रहते हैं, हुँ, तो आप सुबह 4 बजे या साढ़े 4 बजे मैं रोज़ कोशिश करती थी कि मैं इतने बजे उठूँ, सर्दी हो या गर्मी हो, हुँ। उठना है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, नींद खोनी पड़ती है। तो इसीलिए सुबह का टाइम निकालती थी, उसमें पढ़ती थी और रात में रिविज़न कर लेती थी। अच्छा, जॉब के साथ ऐसा नहीं लगा, अच्छी पोस्ट पे आप हैं, क्यों जाना फिर से इतना मेहनत करना, सुबह 4 बजे उठना, सुबह 3 घंटे निकालना, शाम को निकालना, पूरी लाइफ मतलब एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बीच में आपको लगा कुछ? जब जॉब में आई थी तो इस तरफ कभी सोचा नहीं था कि पीसीएस की तैयारी करूँगी। लेकिन जॉब के साथ ये रियलाइज़ हुआ कि एक पर्सनल ग्रोथ चीज़ है बिल्कुल। वो स्टैग्नेट हो गई है हुँ, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं, हुँ, जो आप उस जॉब में रहकर सही नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप बस कह सकते हो लेकिन लोग आपकी सुनने इतने वाले हैं नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा, हाँ, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि जो मेरी कैलिबर है हुँ, वो इस तरफ ज़्यादा बेटर यूटिलाइज़ होगी और फिर घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। हर एक चीज़ में मम्मी-पापा ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली जितनी भी थी, तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि मुझे एक पुश मिला और मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठी अच्छा, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी जॉब में मतलब सेलेक्ट हैं, चाहे पुलिस में हो या फिर अदर जॉब में हो। वो भी चाहते हैं कि हम जॉब के साथ तैयारी करें, सिलेक्शन ले लें। तो आप उनके लिए थोड़ा गाइड करें किस तरीके से जो है कर सकते हैं जॉब में अगर वो हैं तो किस तरीके से अपना टाइम निकालें, किस तरीके से पढ़ाई करें, कितना घंटा डेली दें या फिर कहीं वीकली अगर उनको टाइम मिल रहा है तो उस तरीके से यूटिलाइज़ करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पर डे आपको ज़रूरी नहीं है 8-10 घंटे देना हुँ, है। प्रोडक्टिव टाइम जो होता है मैं कोशिश करती थी कि 6 घंटे निकालूँ, हुँ, उसमें प्रोडक्टिव जो टाइम है 4 घंटे का हो। हुँ, तो सुबह-सुबह एनर्जी मेरी काफ़ी अच्छी रहती थी, तो हुँ, मैं सुबह पढ़ती थी हुँ, और वो जो सुबह पढ़ा है अगर कुछ रह गया है तो स्कूल के बीच में टाइम निकाल लिया हुँ। या जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो वीडियो के थ्रू पढ़ लिया। ये कोशिश करती थी कि जितना मेरा फ्री टाइम है वो मैं ड्यूटी के साथ भी अपना इसमें यूटिलाइज़ करूँ क्योंकि आप अपने आप से जितना एक होता है ना ट्रुथफुल होगे, उतना ही आपको ट्रुथफुल रिज़ल्ट मिलेगा। तो क्या जब आपने तैयारी की थी तो एनसीईआरटी वगैरह कुछ पढ़ा था या फिर आपको लगता है नहीं एनसीईआरटी अगर ना भी पढ़ा जाए तभी पीसीएस में सिलेक्शन लिया जा सकता है? देखिए, मैं सही बताऊँ तो मुझे एनसीईआरटी एक तो मेरा मन भी था पढ़ने का और हुँ, फिर मैं शॉर्टकट चाहती नहीं थी। हुँ, हुँ, मुझे लगा मेरा बेस उस तरफ नहीं है, हुँ, मेरा पूरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड मैथ्स की तरफ हुँ, ज़्यादा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगी, तो मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी थी। हुँ, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत देखा था। घटना चक्र जो है वो भी मैंने हिस्ट्री की देखी थी और जो जनरल साइंस होती है, जनरल साइंस मैंने पूरी घटना चक्र से करी है और उसमें भी बायो वाला क्योंकि फिज़िक्स तो और केमिस्ट्री इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बायो वाला ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो बायो वाला उसमें ज़्यादा फ़ोकस दिया था और बाकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के लिए तो रेगुलर न्यूज़पेपर, हुँ, बजट यही सब क्योंकि आप उसमें डीप में घुसोगे उतना यूपीएससी लेवल का नहीं आता है हुँ। और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए मैंने शंकर आईएएस के नोट्स देखे थे। तो इसके लिए करंट अफेयर कहाँ से तैयार कर सकते हैं? चाहे प्रीलिम्स का अगर करें या फिर मेंस को ओरिएंटेड तैयारी करें, तो करंट अफेयर कैसे तैयार कर सकते हैं? डेली करना चाहिए या कैसे कर सकते हैं? सर मेरा ये रहता था कि मैं रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी कि ऐसी कोई मैं चैनल फ़ॉलो करूँ जहाँ पे मेरा रिवाइज़ भी हो हुँ, जाए और मैं वहाँ से अपने बिना नोट्स बनाए अच्छे से तैयार भी कर सकूँ। हुँ, तो इंग्लिश मीडियम में एक परचम क्लासेस करके एक चैनल है मैम का, हुँ, तो वो डेली, वीकली और मंथली
हर टाइप की वीडियो डालती हैं, उनसे उन्हें देख के 1.75 पे या 2 की स्पीड पर देख के आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो, आपको रिकॉल भी हो जाएगा। और उसमें मतलब मुझे उससे बेनिफिट काफ़ी हुआ है करंट अच्छा, अफेयर इस से। तरीके से अगर करंट अफेयर पढ़ते हैं तो क्या वो मेंस के एग्जाम में भी काम आता है, या फिर आपको लगता है जब मेंस हम देने जाएं उसके पहले कुछ मैगजीन या ऐसा कुछ आता है जिसमें सिर्फ मेंस ओरिएंटेड ही कंटेंट रहता है करंट सर अफेयर ये जो करंट अफेयर्स हैं ये प्रीलिम्स के फोकस में ज़्यादा अच्छे हैं। का? जब मेंस की तैयारी मैंने करी थी तो मेंस के लिए आपको पॉइंटर्स छाँटने पड़ेंगे। हर एक जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए आपको अलग-अलग। अलग-अलग पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम्पल्स और डेटा वो कलेक्ट करके वो आपको रोज़ रूटीन में या जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो कोशिश करनी है वो आप उसमें डालो। तो मैं एक हैंडफुल एग्ज़ाम्पल्स रखती थी। तेजस सिविल सर्विसेज़ करके कम्युनिटी चैनल है। वो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल्स देते थे, तो उनके एग्ज़ाम्पल्स लेके हिंदू का एनालिसिस देखती थी, तो कुछ उनके डाटा फैक्ट्स लिख के तो उसका एक पेपर अच्छा सा तैयार करके उसे ही रिवाइज करके अपने आंसर्स में इंक्लूड करती थी। अच्छा अच्छा आंसर लिखने का कुछ आप तरीका बता सकते हैं? कुछ आपने तैयार किया था कि नहीं इस तरीके से हम लिखेंगे अपना पूरा पेपर करेंगे तब जो है अच्छा नंबर हमें मिलेगा? हाँ सर, जैसे हर कोई कहता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये फ़र्क है कि यूपीएससी तो आपका कंटेंट प्लस क्रिएटिविटी देखता है, लेकिन यूपीपीएससी में ये है कि आपका क्रिएटिविटी अगर आपकी बहुत अच्छी है, तो कंटेंट थोड़ा कम भी है तो वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आई थिंक मैंने अपना क्रिएटिविटी मेरी राइटिंग अच्छी है और क्रिएटिविटी मैंने बहुत अच्छे से क्या किया मैनेज था? किया। मैंने फ्लो चार्ट्स में अपने आंसर्स बहुत लिखे हैं। जैसे भी इंट्रोडक्शन के बाद आप एक डायग्राम लिखो, उसके बाद फ्लो चार्ट में आप अपना आंसर समझा रहे हो कि इश्यूज़ क्या हैं, उसमें चैलेंजेस क्या हैं और उसको वे फॉरवर्ड कैसे हम कर सकते हैं। अपना डाटा, फैक्ट्स, फिगर आप साइड में कोई एक छोटा-सा ग्राफ या फिर पाई चार्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो मैं कोशिश करती थी एग्ज़ाम्पल भी दूँ, तो वहीं एग्ज़ाम्पल के साथ वहाँ छोटा-सा पाई चार्ट या कुछ एक क्रिएटिव तरीके से अपना एग्ज़ाम्पल दिखा सकूँ ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, एग्ज़ामिनर के लिए ईज़ी हो, आई कैचिंग हो, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े एग्ज़ाम्पल ढूँढना ना देखने पड़े। में। हाँ, तो ये सर मुझे लगता है कि काम करता आई है। थिंक मतलब अगर आंसर लिख रहे हैं हम तो सामने से दिखना चाहिए, मतलब क्लियर दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम कॉपी भर दे रहे हैं तो उसका शायद इम्पैक्ट वो पड़ता है, नंबर कट जाते हैं। हाँ अगर सर। इस तरीके से दिखाते हैं कि मतलब आसानी से उसको दिख जाए, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है कॉपी, उसका हमें अच्छा प्रभाव पड़ता है आंसर पे। एट द एंड उसके लिए आप जितना ईज़ी करोगे आंसर चेकिंग, फोकस में हाँ, हाँ, उनके आ जितना आप हाइलाइट करना चाहते हो, जो कीवर्ड हाइलाइट करना है उसे अंडरलाइन करो या अलग तरीके से उसे हाइलाइट करो, उसके लिए काम ईज़ी हो जाए और आपकी जो कॉपी है वो भरी-भरी भी लगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसे भरी ना लगे कि हाँ, बहुत कि सारा बिना काम मटेरियल है। के कर दिया गया। हाँ, क्रिएटिव भी, भरी हुई भी और ईज़िली चेकिंग हो जाए। अच्छा, तो पेन आप ब्लैक, ब्लू दोनों पेन यूज़ करती थी या फिर एक ही पेन यूज़ करती नहीं थी? सर, मुझे 2 पेन में तो बहुत इश्यू हो जाता था, कन्फ्यूज़ हो जाती थी कौन सा पेन उठाऊँ। मैं एक ही ब्लू पेन रखती थी हाँ। और उसी ब्लू पेन से पूरा अपना जो भी अंडरलाइन करना है, बॉक्स में करना है, डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, कुछ भी करना है, सब उसी पेन से। तो कौन-सा पेन आप यूज़ करती थी? सर, एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लिंक का पेन है, वो काफ़ी अच्छा चलता है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। उस टाइम पे मैंने बॉल इंक करके कोई हाँ, यूनिबॉल का पेन था, वो सर मैंने यूज़ किया था। बड़ा बढ़िया चलता है हाँ मेंस सर, एग्ज़ाम। वो आपके ग्रिप में कौन-सा अच्छा चल रहा है, हुँ, क्योंकि एक तो जब मेंस था बहुत गर्मी थी। हुँ, उस गर्मी में आपका पेन फिसलेगा ही फिसलेगा हाथ हुँ। से, आप कितना भी कोशिश करो। तो उसमें थोड़ा ग्रिप मेरी सही बन जाती थी। अच्छा, इसके लिए पहले से भी ध्यान कुछ रखा जा सकता है जब हम अपना खुद का आंसर लिख रहे हों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है आंसर लिखने में, क्योंकि वहाँ दिक्कत हो 3 घंटे आपको सुबह लिखने हैं, 3 घंटे शाम, लगातार आपका 4 दिन एग्ज़ाम चलता है। उसके लिए पहले से प्रिपरेशन कुछ आपको लगता है किया जा सकता है? सर, जहाँ तक मैंने सोचा था, मैं ये सोच के गई थी कि मुझे हर एक क्वेश्चन में एक डायग्राम, हुँ, एक ग्राफ डालना ही डालना है। हुँ, तो ये सोच के गई थी और फ्लो चार्ट्स में अपने आंसर लिखने हैं। भले ही मुझे उस ऐसा बहुत होता है कि आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जो-जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें छाँट के आप उन्हीं को एक्सप्लेन करते हो और एक्सप्लेन भी ऐसे करते हो कि एक सेट फॉर्मेट है कि इस फ्लो चार्ट में ऐसे समझाना है, चैलेंजेस अपने ऐसे लिखने हैं और अलग-अलग तरीके से वे फॉरवर्ड बताना है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, उसको आपको एक क्रिएटिव वे में दिखाना है। तो ये सब कुछ एक सेट पैटर्न में ये मान के चलती थी कि ये करना ही है, अगर नहीं आता है क्वेश्चन में तो एटलीस्ट क्रिएटिविटी पे, आपके डायग्राम पे एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा। अच्छा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिला था जिसका उत्तर बिल्कुल मतलब आइडिया आपको ही ना हो, तो उसको आपने कैसे डील किया? क्या आपको लगता है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है? अगर ना भी आ रहा है तब भी किसी तरीके मैनेज किया जा सकता है? सर, ऐसा बहुत बार हुआ है। जीएस पेपर 2 में आपको बताऊँ तो जीएस पेपर 2 में मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी सही से, क्योंकि वो लंच के बाद का पेपर होता है, हुँ, तो 2-3 नोट्स थे मेरे जो पॉलिटी से रिलेटेड ही थे और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का और ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के 2 क्वेश्चन आए थे। हुँ।
अब वो 2 क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे, लेकिन मैंने रिवाइज़ नहीं किए लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखूँ। कुछ कीवर्ड्स याद आ रहे थे, लेकिन वो जगल अप हो रहे थे कि उसको आगे-पीछे कैसे लिखूँ, वो उसको सेट सीक्वेंस में मुझे याद नहीं आ रहा, तो मेरा दिमाग बहुत होता है ना, आप पैनिक मोड पे आ जाते हो कि 2 क्वेश्चन आपके हाथ से जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, एक तो मेरी आदत थी, मैं जिस क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, मैं लाइन वाइज़ ही जाती हूँ। मैं ये उस क्वेश्चन को छोड़ के किसी और क्वेश्चन में नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में मोमेंट पे आपको टाइम नहीं मिलेगा उस क्वेश्चन पे दोबारा आने का। तो मैंने जैसे भी करके उस क्रिएटिव वे में थोड़ा अपना आंसर लिखा, जैसे 3 पन्ने का ना लिख के तो उसे 2 पन्ने में और लास्ट वाले पेज में कंक्लूजन लिख के, मतलब जितना भी है पेज सारे ऑक्यूपाई करने हैं। आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो मतलब यूटिलाइज़ दोनों तीनों ही पेज करने हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही पेज में आपने आंसर लिख के छोड़ दिया। और सर एक ये कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, वो आप लिखो। अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं तो आप पॉइंट्स को जहाँ जितने 2 भी याद आ रहे हैं, आपको लग रहा है इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ पाएंगे, तो वहीं पे कंक्लूजन लिख के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। क्योंकि आप सोच रहे हो कि बाद में लिखूंगा, वो बाद का टाइम मेंस में कभी नहीं मिलता है अच्छा, अकॉर्डिंग मेंस टू वाली मी। कॉपी में ऐसा होता है कि आपको एक पेपर अलग से मिलता है, बाकी क्वेश्चन आपके जो लिखना होता है जिसपे, उस पे भी छपा होता है शायद, आई थिंक उसके लिए स्पेस भी होता है, इतने में आपको लिखना है। हाँ सर, जैसे 8 मार्कर्स होते हैं, उस पे आपको जो क्वेश्चन लिखा है वो वाला पेज और उसके पीछे वाला पेज, हाँ। 2 पेज मिलते हैं। और 12 मार्कर्स में 3 पेज मिलते हैं। तो मेरा ये कोशिश रहती थी कि मैं 70% जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे, जितनी शीट्स मिली हैं, 3 शीट्स मिली हैं तो 3 ऑक्यूपाई करूँ, 2 मिली हैं तो 2 ऑक्यूपाई करूँ। क्योंकि एक वो सेट पर्सपेक्टिव होता है एक टीचर का भी, जैसे मैं कॉपी चेक करती हूँ तो लगता है कि भाई कॉपी भरी हो तो बच्चे को ज़्यादा पता है। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो उस हिसाब से मैं कोशिश करती थी अगर जितने पन्ने मिले हैं उतने भर पाऊँ। लेकिन अगर मैं थर्ड, ऐसा मोस्टली 12 मार्कर्स में होता था कि आपको कुछ बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, तो जो थर्ड पेज होता है उसमें मैं थोड़ा सा कंक्लूजन या ऐसे थोड़ा छोटा मोटा डायग्राम हमें बना के। लगता है आपने इतनी सारी कॉपियाँ चेक की होंगी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की, तो उससे आपको आइडिया लगा होगा किस तरीके से अगर लिखते हैं तो नंबर जो है हम ज़्यादा देते हैं, उस तरीके से हम भी लिखेंगे तो एग्जामिनर हमारा भी जो है ज़्यादा नंबर देगा, लग रहा हाँ सर, ये मैंने अपना ये लॉजिक मैंने अपना एग्जाम में भी काम किया, लगाया है। क्योंकि जब मैं कॉपी चेक करती हूँ बच्चों की, तो एक ब्यूटीफुल राइटिंग वाला बच्चा अगर एक छोटी मिस्टेक भी कर देता है हाँ, तो वो हम तो उसे अवॉइड। इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उसकी राइटिंग उसे कॉम्प्लीमेंट कर देती है। तो मैंने भी वही कॉन्सेप्ट लगाया है कि मैं नीट एंड क्लीन लिखूंगी, भले ही 1-2 पॉइंट्स कम रह जाए, लेकिन क्रिएटिविटी पे और राइटिंग पे बिल्कुल भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं देनी है अपने एग्जामिनर को। तो मैं वो पूरा फोकस रखती थी और सर शायद उसका बेनिफिट मिला बिल्कुल, है। बिल्कुल। ठीक है मैम, लास्ट में कुछ सजेशन आपका रहेगा जो छात्र पीसीएस के लिए लगे हुए हैं, आगे एग्जाम से आने वाले हैं? हाँ, मेरा बस ये आपसे कहना है कि आप हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखो, क्योंकि जो कहते हैं ना परसीवरेंस, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आज हर दिन, दूसरे दिन आपको लगेगा कि आज हम पढ़ रहे हैं, कल उसका फ्रूटफुल पता नहीं रिजल्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा होता है ना घोड़े की वो लगे होते हैं आँखों में कि उसको फ़ोकस वहीं करना है, तो आपको भी वहीं फ़ोकस रखना है। डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है, एटलीस्ट 3-4 घंटे मिनिमम निकालने हैं, मैक्सिमम मैं 6 घंटे निकालने की कोशिश करती थी। और उसी 6 घंटे में आप देखिएगा आपको कहीं न कहीं रिज़ल्ट अपना देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ, जो हम तैयारी लेवल कर रहे की थे तैयारी उसका, हो गई। हाँ, उसका आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ, अब मैं उस लेवल पे पहुँच गई हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्डअप होता है, एकदम रेगुलर बिल्डअप नहीं होता है। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया और बहुत सारी बातें छात्रों को बताई। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।